हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एज एंड अमेरिकन पोइट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्निस्ट पोइट्री commenced with the appearance of imaginist beside maintaining the previous trend of poetry। तो जो मॉडर्न एज की पोइट्री थी उसमें क्या चीज ऐड हुई थी? इमेजिनिस्ट, लाइक लोग अपनी इमेजिनेशन के थ्रू पोइट्री लिखते थे, बल्कि उन्होंने पिछले जो ट्रेंड थे एजेस के वो उन्होंने फॉलो किए थे। सिर्फ ऐड क्या किया था उन्होंने? इमेजिनेशन। W.B. Yeats and T.S. Eliot were the main poet of modern age. The contemporary poet was often written in free verse, inviting readers to interpret the poem at his own। तो जो कंटेम्प्रेरी जो पोइट होते थे उसमें वो लोग क्या करते थे? पोइट्री वैसे लिखते थे फ्री वर्स में जिसमें रीडर पढ़ने वाला उसकी मीनिंग खुद निकाले, खुद समझे उसको। टेड हग्स एंड फिलिप्स लार्किन वेर द इम्पोर्टेंट पोइट ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा। तो मॉडर्न पोइट्री को डिटेल में देख लेते हैं। मॉडर्निस्ट पोइट्री इन इंग्लिश स्टार्टेड इन द अर्ली ईयर ऑफ द 20th century with the appearance of the Imaginist. In common with many other modernists, these poets wrote in reaction to the perceived excesses of Victorian, with its emphasis on traditional formalization and ornate diction. In many respects, their criticism echoes what William Wordsworth wrote in preface to lyrical ballad to instigate the romantic movement in British poetry over a century earlier, criticizing the gauche and pompous school with which then pervaded and seeking to bring poetry to the layman। मतलब ओवरऑल अगर हम इसका मीनिंग देखें तो जो विक्टोरियन जो पोइट्री जो पिछले वाले में जो लिखते थे वो लोग, उस तो मैंने आपको बताया था कि वो तो सेम ही था, लेकिन उनका ज्यादा एम्फेसिस किस पे था? ट्रेडिशनल फॉर्मलाइजेशन और ऑर्नेट डिक्शन। ऑर्नेट मतलब थोड़ी ऐसी तरीके से लिखना जो थोड़ी ब्यूटीफुल हो, फ्लावरी हो, जो पढ़ने में भी अच्छी लगे। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीफेस लिखा था लिरिकल बैलेड का, वो रोमांटिक मूवमेंट जब आया नहीं था उससे पहले उन्होंने लिखा हुआ था। और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया था? मतलब पॉम्पोस स्कूल का मतलब ही होता है कि सेल्फ एरोगेंट टाइप और ऑकवर्ड पोइट्री जो पहले चलती थी, जिसको लोगों को पसंद करते थे, उसको क्रिटिसाइज किया था उन्होंने। और वो क्या चाहते थे कि वो ऐसी पोइट्री लिखे जो लेमैन तक पहुंचे। लेमैन्स में कॉमन लोग, जो जो आम जनता है। तो modernists saw themselves as looking back to the best practice of poet in earlier period and other culture. Their model included Asian Greek literature, Chinese and Japanese poetry, the troubadour, Dante and medieval Italian philosophical poet। तो जो पोइट्री वो लिखते थे उनके मॉडल क्या थे? उनकी वो जो इमिटेशन थी, जो करने का तरीका था, वो चाइनीज जापानीज पोइट्री। और ये जो ट्रबुडोर का मतलब होता है फ्रेंच मिडावल लिरिक पोइट, ये है। तो इन सब से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके पोइट्री लिखी थी। एंड द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि मेटाफिजिकल में दो पैराडॉक्स चीजों के बारे में कंपेयर करके लिखा जाता है पोइट्री। मच ऑफ अर्ली मॉडर्निस्ट पोइट्री टुक द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कॉम्पैक्ट लिरिक्स। तो उनकी जो मॉडर्निस्ट पोइट्री थी वो छोटी होती थी और छोटे छोटे उसके लिरिक्स होते थे। As it developed, however, longer poem come to the foreground। और जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होने लगी इमेजिनेशन वाले में, इमेजिनिस्ट वाले लोगों में, तो ये थोड़ी थोड़ी लंबी होने लगी। दिस रिप्रेजेंट द मॉडर्निस्ट मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएटिक कैनन। तो कैनन एक्चुअली होता है लिस्ट ऑफ वर्क जिसको आप परमानेंटली मान लेते हैं, एस्टेब्लिशिंग एज ब्रिंग टू द हाईएस्ट क्वालिटी। लाइक जिसने पहले काम किया होगा, सपोज अपन ने शेक्सपियर का एग्जांपल ले लेते, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो वो उनके कैनन बन चुकी है, जिससे लोग उससे कंपेयर करते हैं, मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है the modern English poetry emerged in the earlier year of 20th century through various school style and influences। तो अगर मॉडर्न पोइट्री की बात करें तो हम उनको तीन फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं।
तो पहला फेज है उसका द फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट, द स्कूल ऑफ इमेजिनिज्म, द स्टाइल ऑफ फ्रेंच symbolist poetry, influence of doom and dominance of war poetry. These were all different manifestation of modernism in English poetry. तो पहले वाले में क्या था, फर्स्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो उसमें फ्रेंच स्टाइल की जो पोइट्री होती थी, जैसे लिखने का ढंग होता था वैसे लिखी मॉडर्निस्ट लोगों ने, इमेजिनेशन वाली लिखी, और वॉर पोइट्री थी उसमें, उसका डोमिनेंस ज्यादा था, मतलब लोग वॉर के ऊपर पोइट्री ज्यादा लिखना प्रेफर करते थे। सेकेंड फेज की बात करें तो ये 1917 से लेकर 29 तक थी। इसमें मॉडर्निज्म ने क्या किया था, फॉल नेचर एक्सपीरियंस, जैसे अगर हम टीएस इलियट की द वेस्ट लैंड की बात करें तो इसमें मॉडर्न जो सोसाइटी थी उसका फॉल बैक दिखाया कि लोग जितना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं उतना वो लोग अंदर से गिरते जा रहे हैं। और वैसे दूसरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये इसका ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिटवेल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये पोइट्री क्या दिखाती थी आपका, मॉडर्निज्म कंबाइन टू फाइंड अ फॉल नेचर एक्सप्रेशन। थर्ड और फाइनल फेज की बात करें तो वो लार्जली द डेकेड्स ऑफ 30 विच इज मार्क्ड बाय द मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट पोइट सच एज ऑर्डिन, सी डे लुइस एंड स्टीफन स्पेंडर, ये इनके नाम पे बोली जाती है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर्स देखें कि मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के क्या फीचर्स थे, तो पहला है कि डाइवर्स वैरायटी ऑफ थीम्स, मैंने आपको बताई दिया कि वो उनकी इमेजिनेशन तो थी ही, लेकिन वो किस पर लिखते थे, ऑलमोस्ट किसी भी चीज पर लिख लेते थे। मॉडर्न पोइट्री को इंस्पिरेशन किसी भी चीजों से मिल जाती थी, वो ट्रेन हो, कोई टेलीफोन हो, कोई भी कॉमन इंटरेस्ट की बुक, कोई भी चीज हो, वो उसके ऊपर पोइट्री बना लेते थे। मतलब अगर शॉर्ट मूव में देखा जाए, द होल यूनिवर्स इज द मॉडर्न पोएट्स कंपोजिशन। दूसरा उसका फीचर है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब ही होता है नेगेटिव, जिसमें आप ये सोच के बैठते हो कि हर चीज बुरी होने वाली है, उनको पेसिमिज्म बोला जाता है। तो उसमें डिल्यूजमेंट होता था, दुख होता था, ह्यूमन लाइफ की पिटीनेस को दिखाया था, वो ऑब्वियस ट्रेजेडी, पुअर, ग्लूमी, ऐसी सारी वर्ड से वो भरी होती थी। तीसरा है उसमें रियलिज्म। तो रियलिज्म में आता है हमारा द पोइट्री ऑफ 20th सेंचुरी इज मार्क विद अ नोट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही लिखना, वैसे ही उसको बताना। उसके बाद आता है कि ये इन मॉडर्न पोइट्री वाज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द सीरो रोमांटिसिज्म। अब इसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो फॉल्स, जो गलत रोमांटिसिज्म दो दिखाते थे उसके अगेंस्ट में लिखी गई थी। उनको लगता था कि हम इससे ज्यादा रियलिज्म आपको दिखा सकते हैं, रोमांटिसिज्म की अगर बात करें तो मॉडर्न पोएट सी लाइफ एंड पेंट इट एज इट इज विथ ऑल विट एंड अगलीनेस। मतलब जो सीडो रोमांटिसिज्म फॉल्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप उसमें थोड़ा बटरिंग करके पोएट्री लिख रहे हैं, लेकिन मॉडर्निज्म का कहना था कि जो हम रियलिज्म लिख रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज है। अगर किसी चीज में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो विट और अगलीनेस के साथ वो एज इट इज ही आपको दिखा देंगे कि क्या उसमें बोला जाता है। तो उसका कहने का मतलब ही टीयर्स द वेल विच द रोमांटिस हैज क्लब्ड विद बिटवीन लाइफ एंड आर्ट। तो वेल मतलब होता है कपड़ा से कवर करने वाला। तो उनका कहने का मतलब था कि आपने जो लाइफ और आर्ट के बीच में जो एक पर्दा सा लगा रखा है, हम उसको हटाकर लोगों को असली चीज दिखाएंगे। तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडमंड ब्लंडन एंड गिब्सन, ये कुछ रियलिज्म के फेमस पोएट थे, मेजर पोएट थे। दूसरा सब्जेक्ट उनके पास होता था लव। लव फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ मैनी मॉडर्न लिरिक्स। रॉबर्ट ब्रिज हैज प्रोड्यूस फाइन सोनेट ऑफ लव, ये एग्जांपल है। जैसे लव के बारे में तो पता ही है, रोमांटिक एलिमेंट होते थे उनके अंदर। उसके बाद नेचर अट्रैक्ट करके वो लोग पोइट्री लिखते थे। बट फॉर मॉडर्न पोइट नेचर इज नॉट अ मिस्टिक, ही डज नॉट फाइंड एनी स्पिरिचुअल मीनिंग इन नेचर, ही फील जॉय एट द साइट ऑफ नेचर्स लवलीनेस, ही गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ बर्ड्स, क्लाउड, सी, लैंडस्केप, कंट्री साइड एक्सेट्रा। मतलब लोगों को पहले जमाने में अगर हम नेचर की बात करें तो वो लोग भगवान, देवी देवताओं की बात करते थे, लाइक मिस्टिक बात चीजों की। लेकिन जो मॉडर्न पोइट था उसको लगता था कि हमको उसमें कुछ भगवान नहीं दिखता है, लेकिन वो जैसा है हमको वैसा दिखता है, उसको देखकर हमको अच्छा लगता है। तो ये उनका सोच थी, तो ये उनकी पोइट्री में दिखेगी। ह्यूमैनिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक नोट, क्योंकि वो जो मॉडर्न जो पोइट थे उनका काम ही था लोगों को रियल चीजें दिखाना। तो मॉडर्न पोइट का ज्यादातर इंटरेस्ट लाइफ ऑफ लेबरर, वर्क, इन चीजों में रहता था। वो देखते थे कि डेली में लोग अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रगल में कर रहे हैं, स्ट्रगल के साथ, और उस चीजों को वो लोग
उसमें दिखाते थे, इसलिए डेमोक्रेटिक नोट आ जाता है। रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म, वो तो मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, बट इन दिस साइंटिफिक एज वी हैव पोम्स रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड मिस्टिसिज्म। तो जैसे ईट्स ने, फ्रांसिस थॉमसन ने, रॉबर्ट ग्रेव ने, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज को जिंदा रखा था। उनकी पोइट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो रिलीजन और मिस्टिसिज्म वाली बात थी वो उन्होंने लिखी भी थी, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। डिक्शन एंड स्टाइल, ऑब्वियस है उन्होंने अपना लिखने का तरीका अलग कर लिया था। जो पहले जो पोइट लिखते थे उनकी थोड़ी टिमिड होती थी, मतलब हार्ड वाली एक एक गाइडलाइन होती है कि आपको पोइट्री इसी अंदाज में लिखनी है, तो उन्होंने अपने आप को उस चीज से फ्री कर लिया था। तो इसीलिए उसको फ्री मूवमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है 20th सेंचुरी को। तो अगर हम इसके मेजर पोएट बात करें तो इसमें बहुत सारे पोएट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 पोएट है। तो ये काफी सारे पोएट है, मैंने सिर्फ इसमें 6 के नाम ही लिखे हैं। इट्स ऑल अबाउट 10 to 12 मोर। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकेंड इसका है कंटेम्प्रेरी पोइट्री। तो contemporary poetry is difficult to define as it is play that is being built within while in flight, but there are some fundamental characteristics of contemporary poetry that distinguish it from traditional poetry. तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि कंटेम्प्रेरी पोइट्री होती क्या है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसको सीधे साधे शब्दों में हम नहीं बता सकते। लेकिन कंटेम्प्रेरी पोइट्री में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो उसको ट्रेडिशनल पोइट्री जो लिखी जाती है उससे डिफरेंट बनाती है। जैसे ये फ्री वर्स में लिखी जाती है, अनरिदम लाइंस होती है, ऐसा नहीं कि आप राइमिंग वाले वर्ड लिख रहे हैं। द लाइन फॉलो द नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज एंड नॉट द स्ट्रिक्ट 5 स्ट्रेसेस पर लाइन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। ये हम बताया था मैंने कि जो इंट्रोडक्शन टू पोइट्री वाले में आप देख लेना, उसमें क्लियर दिया हुआ वीडियो में। तो कंटेम्प्रेरी पोइट्री रिटन इन लैंग्वेज दैट इज एक्सेसिबल टू द कॉमन रीडर। तो जो कंटेम्प्रेरी पोइट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के ईजी लगेगी, तो समझ जाइए कंटेम्प्रेरी है। इस पोइट्री में सजेस्ट आइडिया रेदर देन ओवरटली स्टार्टिंग आइडियाज। पोइट्री इज ब्रीफ इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल पोइट्री, छोटी होती है, इजी लैंग्वेज में होती है और रियल होती है। तो कंटेम्प्रेरी पोइट्री इज ग्राउंडेड इन द इमेज। कंटेम्प्रेरी पोइट इनवाइट द रीडर टू कंप्लीट स्टेटमेंट्स, ऑफर कंक्लूजन्स एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंग। तो आप ये पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के खुद समझ में आने वाली चीज होती है। तो मीनिंग ऑफ इसमें पोएम कंटेम्प्रेरी एग्जिस्ट मोर इन माइंड ऑफ रीडर देन इन एक्सेसिंग द माइंड ऑफ पोएट। तो वो पोएट के माइंड से ज्यादा रीडर के माइंड पर प्रभाव डालती है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिंपल से है कि इसमें फ्री वर्ड्स में लिखा जाता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती है, छोटी होती है। द पोएट लेस द पोएम विथ इमेज, यूज ऑल सेंस ऑफ रीऑर्डर, मतलब थोड़ी सजाकर लिखी होती है। इट इन्वाइट द रीडर टू इंटरप्रेट द पोएम विदाउट येलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ पोएम। ऐसा नहीं कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल कर पोएम समझनी पड़ेगी। आप कंटेम्प्रेरी पोइट्री सिंपल सी होती है, आप पढ़ोगे आपको सिंपल में समझ में आ जाएगा, इसलिए उसको रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है, पढ़ने वाले के ऊपर। तो इस एज के भी फेमस पोइट हैं चार्ल्स, थॉमस, टेड फिलिप्स, बहुत सारे हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अमेरिकन पोइट्री। तो अमेरिकन पोइट्री में क्या आता है? The poetry of United States arose first as effort by colonialists to add their voices to English poetry in 17th century। तो जब इंग्लैंड में जब उन लोगों ने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी तो वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। वो ऐसी पोइट्री लिखना चाहते थे कि ताकि लोगों तक उनकी आवाज पहुंच सके। Well before the constitutional unification of the 13 colonies. Unsurprisingly, most of the early colonist work relied on contemporary British model of poetic form, diction and theme. तो वो लोग जो लिखते थे तो वो किसके बिहाफ पे लिखते थे? ब्रिटिश मॉडल जो उनका था पोइट्री लिखने का, उनको वैसी लिखनी पड़ती थी। लेकिन 19th century में a distinct American idiom began to emerge. By the later part of the century, when Walt Whitman was winning an enthusiastic audience abroad, poets from the United States has begun to take their place at the forefront of the English language. Avant Grant. American poetry offer a defining collection of both women and man's poetry. तो एवियन ग्रांट का मतलब होता है न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज एंड मेथड।
कोई नई चीज लिखना, मैंने आपको बताया था कि वो लोगों ने उसके बाद 20वीं सेंचुरी के बाद जो कॉलोनियल्स थे, जो उनके अंडर जो जिस देशों पर उन्होंने राज किया हुआ था, जो वो लोग पोइट्री लिखते थे, तो उन्होंने उस चीज से फ्री होके पोइट्री लिखी, उन्होंने कुछ नया और इम्प्रूव चीजें लिखनी शुरू करी। तो इस में आपको बहुत सारी ऐसी पोइट्री मिलेंगी जो कॉलोनियल पोएम जिनको बोला जाता है, जैसे जॉन विल्सन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, विलियम मॉरेल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो it continued through an early 20th century via renowned poets like J.W. Longfellow, Walt Whitman, Henry David, जेम्स रसल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और बहुत सारे पोइट। तो अगर छोटे में देखा जाए, अगर ब्रीफ में समझा जाए, तो ऐसे पोइट्री जो कॉलोनियल लोग लिखते थे अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन बताने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो।